कैसे हो स्टूडेंट हो। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, हम बेहतरीन जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कि आज महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात रहे हैं फिजिकल एटम्स में, यानी कि हमने जो बॉल्स परिकल्पना पढ़ी थी 3, उनके बारे में, उनका अनुप्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि उसे आसानी से आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो को मिल सके। आप सभी का तहे दिल से हमारे इस चैनल पर स्वागत है, एजुकेशन चैनल पे। अब बात हम बॉर्न मॉडल में यानी एटम्स के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में यानी इनकी परिकल्पना क्या थी। यानी बॉर्न ने पहली परिकल्पना क्या की कि बॉर्न ने पहली परिकल्पना ये कर ली थी कि उन्होंने सोचा कि ये नाभिक है और ये परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके चक्कर लगा रहा है चारों ओर। तो ये नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन, नाभिक पे प्लस होता है, यानी नाभिक किसे, प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन से, यानी प्रोटॉन पर कोई आवेश नहीं है जबकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। इस इनके मध्य यानी प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण के बल के कारण या स्थिर वैद्युत के बल के कारण ये गति कर रहा है चारों तरफ। तो उसने सोचा कि ये केंद्र की ओर लग रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल, जबकि वैसे देखें कि वैद्युत के बल यानी कूलॉम बल के अनुसार। तो उन्होंने पहली परिकल्पना क्या कर दी दोस्तों, पहली कल्पना कि अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा किसके, जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये कर दी थी पहली। अब दूसरी में कहा कि ये चारों तरफ तभी गति करता है, चारों तरफ क्या करता है, तभी गति करता है जिसका कोणीय संवेग क्या हो, कोणीय संवेग होता है एम वी आर इक्वल टू किसके पूर्ण गुणज, यानी एच अपन 2 पाई के पूर्ण गुणज। ये दूसरी परिकल्पना कर दी थी। अब यहाँ पहली और दूसरी परिकल्पना का ही हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा यही काम में आएगा। पहले क्या है कि ये तो पहली परिकल्पना थी और दूसरी क्या थी, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मैंने ये सिद्ध करके भी बताया था कि किस डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण से ये हमें सिद्ध भी करके बताया था। और तीसरा मैं ये दिया था एच न्यू, यानी फोटोन की ऊर्जा, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इसे हमने ऐसे लिखा था n+1 × En, ये सदैव होता है, ये बताया था इसने। तो क्या है, ये 3 परिकल्पना थी। अब इनके अनुप्रयोग पढ़ें, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जो काम करना है उसका प्रयोग कहाँ होगा। मान लो आपने पढ़ाई की, पढ़ रहे हो, तो ये फॉर्मूले, जब मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले लिखाते हैं, इस फॉर्मूले का उपयोग कहाँ होता है, क्या करना, न्यूमेरिकल कैसे उपयोग, तो ऐसे क्या उपयोग भी जानेंगे हम, अनुप्रयोग पढ़ेंगे इसके। तो पहला क्या है, बोर की परिकल्पना के अनुप्रयोग, यानी कक्षा की त्रिज्या का निर्धारण। कि बोर की परिकल्पनाएं का अनुप्रयोग ये इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब क्या पहले क्या है, कक्षाओं का निर्धारण है, कक्षा की त्रिज्या, त्रिज्या का निर्धारण, यानी पहला अनुप्रयोग क्या है कि परमाणु में जो कक्षाएं होते हैं उनकी त्रिज्याओं के बीच की दूरी जो निर्धारण करेंगे कि कैसे, इसके अनुप्रयोग। पहले यानी आर, मान लो कक्षा की त्रिज्या आर है, मानो कक्षा की त्रिज्या आर है, ठीक है। इस आर का मान, तो हम पहली परिकल्पना से क्या,
पहली परिकल्पना से बोर की से ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर देना आप, और यहाँ ऊपर ही ऐसे लिखना, ऐसे डायरेक्ट मत लिखना एग्जाम में कि बोर की द्वितीयक परिकल्पना से, है ना, यानी सॉरी ये तो पहली है, प्रथम परिकल्पना से। अब इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो मैं एक आर से एक आर कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। ये समीकरण एक प्राप्त कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें क्या हटाएं ताकि हमें आर का मान प्राप्त हो। इसमें v है, तो v का मान ज्ञात करेंगे किसे, समीकरण 2 से, द्वितीय यानी बोर की द्वितीयक परिकल्पना से, द्वितीयक परिकल्पना से एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यह द्वितीयक परिकल्पना लिखाई थी आपको। यहाँ से v का मान ज्ञात कर लो, किसका, v का निकालो, v का मान ज्ञात करेंगे, v का v ऐसे कैसे, ये गुणा में तो यह भाग में चला जाएगा, तो v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये एम आर यहाँ आ जाएगा, यानी m इंटू आर। ठीक है दोस्तों, ये v का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 में, तो इसे समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2 दे दिया। यहाँ तक समझ में आया। पहले प्रथम परिकल्पना लगा दी, फिर मैंने जो हल हुआ आर से आर एक कैंसिल हो गया, एम यू इक्वल टू ये निकालिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यानी आपको कैसे भी करना, देख लो तरीका आपको कैसे भी आना चाहिए, बस इसका आर का मान निकालना है कि या वी स्क्वायर का मान निकालो, या वी स्क्वायर तो बना नहीं सकते, तो इसका वर्ग करेंगे तो वी स्क्वायर आ सकता है ना, तो आप वी स्क्वायर भी बना सकते हो और वी स्क्वायर का मान इधर रख सकते हो, फिर मल्टीपल कर दो, कैसे भी कर दो। अब क्या है, अब वी का मान यहाँ रख देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में वी का मान रखने पर रखो, या एम का एम ऐसे रहने दो, वी का मान क्या, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर का होल स्क्वायर लिख दिया आपने। फिर क्या होगा, जे डी स्क्वायर अपॉन आर। इतना समझ में आ गया आपको कि हमने क्या कहा, वी का मान ज्ञात किया द्वितीय परिकल्पना से और यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, एम एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर। या एम है या एम, एक एम या दो, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, या आर स्क्वायर है या आर है तो एक पावर कैंसिल, तो बच गया क्या, एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और एम इंटू आर, यह तो यहाँ बच गया। इधर क्या बच गया, के जे डी स्क्वायर। हमें तो मान क्या किसका चाहिए, आर का चाहिए, आर का तो चाहिए, तो इस आर को तो इधर ले जाएंगे, तो आर को यानी एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर और एम यहाँ ऐसे कैसे के उतार दो, ये लिख दो और ये आर इधर ले जाओ। ठीक है, ये क्या है, ये त्रिज्या आ गई, क्या है त्रिज्या। क्या है त्रिज्या, क्या हो गया, आर इक्वल टू क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर
4 पाई का स्क्वायर एम एन कक्षों की संख्या ना, तो इधर लिख लीजिए इसको, ठीक है। जो कांस्टेंट मान है उनके, जो स्थिर है उनके मान इधर स्क्वायर, ये जेड साइड में लिख रहा हूँ इनके इंटू। एच क्या है, एच प्लांक नियतांक, क्या प्लांक नियतांक जिसका मान क्या है 6.6 यानी 6.22 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति सेकेंड। 31 आएगा, -31। यह प्लांक नियतांक का मान होता है। और पाई का मान तो सब जानते हैं, पाई का मान 3.14। एम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 31 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और क्या बचा, के का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान रखो, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये स्थिर विद्युत का कांस्टेंट मान है, जिसका मान ये होता है। कभी कभी ये भी हो जाता है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान कितना होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस ऐसे व्यक्त करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछ लेते हैं। कभी कभी इसका मान पूछ लेता है स्थिर विद्युत कांस्टेंट का मान 9 इंटू 10 की पावर -9 यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन क्या छोटे छोटे बनते हैं कंपटीशन में। तो अब क्या है, ये अब हमने त्रिज्या निकाली, ये त्रिज्या निकाली। अगर इन कांस्टेंटों का मान रखा मैंने, कांस्टेंटों का मान रखूंगा दोस्तों, इधर बता रहा हूँ, जैसे हमने मान रखेंगे पूरा ये मल्टीपल मेश करें, तो आपको डायरेक्ट याद रखना। क्यों, आप अगर गुणा भाग करने लग गए तो वहाँ रोड़ी हो सकती है, यानी कि आपको टाइम बहुत जल्दी, टाइम पूरा निकल जाएगा। तो आप ध्यान में रखना, इनका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गई कि कक्षाओं की त्रिज्या का सूत्र आपको, यानी ये तो कक्षाओं की कक्षा दे के एलिमेंट वो देगा, ये जेड परमाणु परिमाण। या क्योंकि बोर का मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए लागू होता है, इसलिए बोर का मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन एटम्स के जेड बराबर 1 होता है। लिखो इसमें R/n.6 इंटू एन स्क्वायर, ये होगी। अगर हम मान लो जो कि बोर्ड त्रिज्या याद करें, बोर्ड त्रिज्या जिसे ए से व्यक्त करते हैं, A0 से व्यक्त करते हैं। इसी में क्या करेंगे, बोर्ड त्रिज्या या मान है, यह मान, इसको सरल करेंगे। ये कांस्टेंट हो गया सारा, तो इसको क्या आएंगे, ये ना के का मान रखो इसमें, R बराबर क्या है, यानी A0 बराबर R है, तो यहाँ A0 है, जिसे बोर्ड त्रिज्या गई। लिखो h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, या मैं के का मान रखूँगा, क्या ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया। फिर क्या हो गया, ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये हो गया। अब काटा पीटी कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब जो भी कट रहा है काट दो और नहीं कट रहा रहने दो, यानी बोर्ड त्रिज्या A0 इक्वल टू क्या होगा h² और हाँ सही है एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ 4 से 4 कटे हैं, 1 पाई बच गया पाई, और इसमें भी 1 पाई बच गया, इसमें पाई तो पाई बचेगा m इंटू ई स्क्वायर, और यह n है n स्क्वायर अपॉन जेड।
ये क्या बोर्ड त्रिज्या है, क्या है बोर्ड त्रिज्या, बोर्ड त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र है, सूत्र है। आपको अगर ये पूछे कि बोर्ड त्रिज्या का सूत्र याद करो तो इतनी डेरिवेशन तो याद है ही आपको, इतनी। इसमें के का मान रख देना और ये हाइड्रोजन किस कक्षा में है वो आ जाएगा, ये जेड। ये थी कि बोर्ड त्रिज्या का निर्धारण करना है, इन कक्षों की त्रिज्या का निर्धारण करना। दोस्तों अब क्या है कि ये यहाँ तक हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ये पहली कक्षा में है, पहली कक्षा में, तो ये पहली हो गई, ये जेड, तो ये सूत्र क्या बनेगा, n बराबर 1 ले लो, n बराबर 1 और z बराबर 1 होता ही है, तो इसका मान 1 हो गया। ये बोर्ड त्रिज्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर्ड त्रिज्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये थी कक्षाओं की त्रिज्या का निर्धारण। तब तो यहाँ तक करना आपको डेरिवेशन, अगर बोर्ड त्रिज्या हुए तब यहाँ तक करना। अब बात करेंगे इससे आगे की इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करें, कि इलेक्ट्रॉन भी तो गति कर रहा है, तो वेग अब देखना। बोर्ड ने क्या बताया पहले में कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो वर्ताकार कक्षा में गति हुई उनके बीच में लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल के बराबर होता है, स्थिरवैद्युत कूलाम बल के बराबर। और यह क्या स्थिरवैद्युत का कूलाम बोर का नियम भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर तरफ गति करता है तो उनमें तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, नहीं उत्सर्जन करता है। लेकिन जब ऊर्जा अवशोषित का वो हो गया, जब उच्च ऊर्जा स्तर में जब निम्न वाला जाएगा इलेक्ट्रॉन तब, और जब निम्न में से उच्च से निम्न में आएगा तब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। आपको ये अच्छे से समझाया था। अब दूसरा अनुप्रयोग समझेंगे दोस्तों, क्या इलेक्ट्रॉन के वेग का निर्धारण। दूसरी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन के वेग का निर्धारण। इलेक्ट्रॉन के वेग का निर्धारण। जानो इलेक्ट्रॉन के वेग का निर्धारण कैसे ज्ञात करेंगे, कि पहले बोर की पहली परिकल्पना लिखो। बोर की प्रथम परिकल्पना क्या है, mv² या तो अभिकेंद्रीय बल k/z/r। ठीक है दोस्तों, ये थी पहली परिकल्पना। अब इससे क्या r², एक r से एक r कैंसिल, mv²/kz²/r। समझ में आया कि यहाँ r से r कैंसिल हो जाता है, एक से एक r से r बच गया, kz² ये होएगा ये परिकल्पना। इससे समीकरण 1 दे दो, क्या दे दिया, समीकरण 1। अब बोर की द्वितीय परिकल्पना से बोर लिख दो, या बोर की द्वितीयक परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना से क्या जानेंगे दोस्तों, कि यहाँ mv/r इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, mv/r इंटू h/2π। ये होता है ना, या क्या निकालेंगे, हाँ एक विषय भी कैंसिल हो सकता है, तो लिखो यह समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ऐसे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। यह समीकरण 2 है, ये 1 है,
ठीक है दोस्तों, भाग दे देंगे या यहाँ से v का मान ज्ञात कर लो, भाग दे दो आप डायरेक्ट कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने। समीकरण 1 कौन सी है? mv², और एक आर से एक अर्थ कैंसिल हो ही गया, भाग दो। यहाँ mvr लिखा और यहाँ क्या आ गया, यहाँ kjd² अपॉन क्या r, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2 पाई अपॉन NH। समझ में आ गया कि इसमें भाग देंगे कि देखो आप भाग देते समय ये गलती मत करो, ये a अपॉन b भाग c अपॉन d, इसको तो ऐसे कि ऐसे ना होना, a प्लस a इंटू बी, इसको लिखना d अपॉन c, ऐसे भाग करना है। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, एक v से v कट, v अपॉन r क्या होगा, kjd² अपॉन 2 पाई इक्वल टू r इंटू NH। इस r से ये r कैंसिल हो रहा है, काट दिए। v इक्वल टू क्या, z, यानी कांस्टेंट मान इधर रख लो, यानी 2 पाई ये लिख लिया, k और e² और ये z में इधर रख लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या n तो क्या संख्या है, संख्या, यह h पूर्णांक नियतांक है, इसका मान निश्चित होता है। तो ये क्या होगा, v इक्वल टू n अपॉन z, यानी यह हो जाता है। अब इसमें मान रखेंगे कि पाई का मान तो क्या होता है 3.14 और k का मान आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हो रहा है ई इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और के का ये हो गया। अब क्या है, ये हो गया, ये मान रखेंगे ना हम पूरे इधर बता रहा हूँ। या मान रख दो इसमें जितने भी है, पूर्णांक नियतांक का मान नहीं लिखना हमने, 6.6 इंटू 10⁻31 ये होता है ना पूर्णांक नियतांक का मान कितना होता है लगभग, है ना 6, हाँ सही है, -34 होगा, 34 मीटर प्रति जूल प्रति सेकेंड। ये इसका मान होता है ना पूर्णांक नियतांक, 6.6 इंटू 2 ये होता है पूर्णांक नियतांक। ये मान रखो आप। अब मान रख दिया, मान रखने में यह मान रख दिया किसको, इसको समीकरण 3 दे दो। क्या समीकरण 3 दे दो, ये समीकरण 3, समीकरण 3 में नियतांकों के मान रख, नियतांकों के मान रख कर, ऐसे लिख देना आप, रख कर हल करने पर डायरेक्ट याद रखना, परीक्षा में हल नहीं करना आपको, और पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में भी। अब इसमें मान रखेंगे हम तो कितना आएगा, वो आएगा कितना 1 पॉइंट हाँ 1.8 इंटू 8 इंटू 10⁶, और ये तो निश्चित है, ये कांस्टेंट नहीं है, और 6 यानी मीटर प्रति
सेकेंड। ये वेग आ गया, क्या वेग। अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन एटम्स के लिए n बराबर 1 पहली कक्षा हो और z परमाणु क्रमांक 1 होता ही, तो लिखेंगे v इक्वल टू 2.88 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1 हो गया है 1 तो ये आ जाएगा क्या मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तब क्या हो जाता, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2.88 इंटू 10 की पावर 8 क्या हो जाएगा Z/n सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये भी आ सकता है ऑप्शन, ये भी आ सकता है, आप ऑप्शन ए की देगा आपको। अब ये थी 2 एप्लीकेशन कि जो कि आपको दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको नहीं भी आया एक बार तो आप 2 बार देखो 3 बार देखो वीडियो को और रफली आप प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। कोई इतना हार्ड नहीं है, बस इसमें वैल्यू रखो, दोनों परिकल्पनाओं से कैसे कर रहे हैं हल सॉल्व करना है बस मैथमेटिक्स की तरह। थैंक यू गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।